विघटन दर। ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, क्षय दर। इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं सक्रियता का नियम, रेडियो सक्रियता का नियम, रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता। एक्टिवता का नियम। तो क्या नियम है, देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ है ना के परमाणुओं के विघटन की दर, विघटन की दर उन परमाणुओं की संख्या के, विघटन की दर उन परमाणुओं की संख्या, और परमाणुओं की संख्या को हम सूचित करेंगे किस चीज से, एन नॉट, संख्या के समानुपाती होता है। ये नियम हो गया। अब ध्यान से समझो, रेडियो सक्रिय पदार्थ किसको कहेंगे, यूरेनियम को, प्लूटोनियम को, है ना, इरेडियम को, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और इनके परमाणुओं के विघटन की दर, बस इस लाइन को समझ लो कि इसका मतलब क्या हुआ, विघटन। जैसे मान लो कि इतना ही जो टुकड़ा है यूरेनियम है, तो ये तो बहुत सारा परमाणु से बना होगा। मान लो कि इसमें 100 गो परमाणु है, टोटल इसमें मान लेते हैं 100 गो परमाणु है, ठीक है। तो इस 100 गो परमाणु में से हो सकता है किसी एक परमाणु में से अल्फा निकला हो, किसी में बीटा, ऐसे करके निकल रहा होगा। जब जब निकलेगा तो हमारे लिए वो परमाणु बदल गया, माने खराब हो गया। अब उसी को कहेंगे क्या हो जाना, विघटन, माने क्षय हो गया, उसका विघटन हो गया। अब बात ये है कि ये जब खराब होता है तो ये खराब होने के लिए इसको कुछ टाइम लगता है, जैसे 10 साल, 5 साल, 11 साल, 1000 वर्ष, ऐसे भी लगता है खराब होने में। तो आधा, अगर अभी नियम कहता है कि सक्रिय पदार्थ के परमाणुओं के विघटन की दर, विघटन की दर का मतलब हुआ 1 साल में मान के चलो 10 गो परमाणु खराब हुआ, तो हम बोलेंगे कि 10 गो क्षय हो गया। कितना साल में, 1 साल में। तो हम बोल सकते हैं 10 क्षय प्रति साल, यही ना बोलेंगे, 10 गो क्षय हो गया 1 साल में। हो सकता है 1 सेकेंड में हो, तो 1 सेकेंड तो 10 क्षय प्रति सेकेंड बोलेंगे। तो अगर यहाँ समय में सेकेंड रहे, अब बाकी ये सब सेम रहे, तो ये एक प्रकार का एथी हो गया, मात्रक हो गया एथी का, सक्रियता का मात्रक। और इसके सक्रियता के मात्रक को हम लोग 6 प्रति सेकेंड को बेकुरल कहते हैं, और सूचित करेंगे क्या चीज से, बीक्यू से। अब हम कह रहे हैं कि 5 बेकुरल क्षय हुआ, तो क्या समझोगे कि 1 सेकेंड में कई गो परमाणु क्षय हो गया है, 5 गो हो गया है। बात बुझा है। तो ये इतना जो क्षय हो रहा है, ये क्षय होने का एक प्रकार का रेट है ना, है कि 1 साल में 10 गो, तो 2 साल में 20 गो, एक प्रकार का रेट हुआ। और ये रेट जो है इस पूरे संख्या के क्या होता है, समानुपाती, पूरे संख्या के समानुपाती। अब सीधे सीधे समझो, पहले कितना था, n नॉट, 100 गो के जगह पर पहले कितना था, n नॉट। दर का मतलब होता है समय से भाग देना, तो हम dn नॉट बटा क्या लिखेंगे, dt। ये बोलो दर हो गया, दर किसके समानुपाती है, अपरमाणु की संख्या खुद n नॉट है, यानी यही समानुपाती है किसके,
एन नॉट के, और इसी को हम लोग सक्रियता का नियम कहते हैं। बात बुझाया? और इसी के सहायता से हम क्या निकालने वाले हैं? हाँ, क्षय दर निकालने वाले हैं या विघटन दर। तो चलो नियम लिखते हैं, बोलो क्या लिखेंगे? अतः डी एन नॉट बटा डी टी समानुपाती एन नॉट, बोलो लिखेंगे। अच्छा, क्षय होने से कोई चीज घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो डिफरेंशिएशन सीखे हो कि घटता है तो निगेटिव चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। अब ध्यान से सुनो, बराबर जब करेंगे तो एगो कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो माइनस डी एन नॉट बटा में डी टी बराबर, यहाँ एगो कांस्टेंट क्या दिया जाता है? लैम्डा, और यहाँ क्या लिखा जाता है? एन। अभी लैम्डा को तरंग दर नहीं समझना है, ई ना एन नॉट से गुना हुआ है, असल में देखा जाए तो ई क्षय नियतांक के बराबर है। समझ में आया? क्षय नियतांक में एन नॉट, सॉरी ये एन नॉट तो खत्म हो जा रहा है, तो क्षय होने वाला जो आप दर देख रहे हैं उसी में आया है, इसलिए इस लैम्डा का हम नाम रख दिए क्षय नियतांक। ठीक है, असल में देखा जाए तो ये 1/t के बराबर है, फ्रीक्वेंसी के जैसा, लाइक। तो वही यूनिट भी होगा इसका, जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा। तो एच जेड नहीं बोलना है, प्रति सेकेंड बोल सकते हो, प्रति साल बोल सकते हो। तो हम बोलेंगे कि लैम्डा क्या है, तो जहाँ लैम्डा एक क्षय नियतांक है। बोलो समझ में आया? लैम्डा हम पूरा टोटल जो है एक क्षय नियतांक हो जाएगा लैम्डा। अब उस कंडीशन में आपसे यहाँ पर पूछ देगा कि भाई एन नॉट का वैल्यू क्या होगा, या एन का वैल्यू, अब क्षय हो गया तो बचा हुआ शेष जो परमाणु होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो ये जो चीज निकालने के लिए इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तिरछा गुना करिए और माइनस को इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो डी एन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा एन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? डी टी। अच्छा, एन नॉट इधर का फंक्शन है तो इसको इधर कर देते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? आए 1/n नॉट, और यहाँ क्या लिखाएगा? डी एन नॉट, अब बराबर क्या लिखाएगा? माइनस लैम्डा इंटू डी टी। बोलो क्लियर हो गया? इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्षय होने के पहले इसकी संख्या को टोटल कितनी थी? एन नॉट थी। क्षय हो जाने के बाद कुछ तो बच जाएगा। तो अगर हम ये मान लें कि पहले एन नॉट था, है ना, क्षय हो जाने के बाद बच गया एन, बात बुझाया? क्षय हो जाने के बाद, या फिर आप शुरू में ही ये मान सकते हैं कि जैसे परमाणु की संख्या एन नॉट के क्या होता है? समानुपातिक। तो अगर थोड़ा देर के लिए हम ये मान लें कि क्षय होने के लिए एन नॉट हम यहाँ भले ही लिखे हुए हैं, पर एन नॉट किसकी संख्या माने हुए हैं? प्रारंभिक, मतलब क्षय नहीं हुआ था। मतलब यहाँ पे अगर हम ये मान के चलें, ध्यान देना यहाँ पे हम बदलाव क्या कर रहे हैं, इसको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए एन नॉट शुरू वाला संख्या है, माने हम ये मान लिए कि माना प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या कितनी थी? एन नॉट थी। अच्छा, कुछ क्षण बाद क्षय होने पर परमाणुओं की संख्या बदल जाएगी कि नहीं? परमाणुओं की संख्या मान लेते हैं कि वो कितना हो गया? एन। शुरू के लिए हमेशा क्या लिखना है? एन नॉट। कुछ क्षण बाद एन हो गया। तो आप किसी के लिए भी नियम लगा सकते हो, तो हमको तो वो वैल्यू निकालना है जो अभी बचा हुआ है। बात बुझाया? शुरू का तो मालूम है कि एन नॉट है, तो जहां हम एन नॉट लिखे हुए हैं वहां मुझे क्या लिख देना चाहिए? डी एन बाई डी टी, और यहाँ भी एन। बोलो हो जाएगा? यहाँ पर डी एन बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा एन, सब चीज वही रहेगा। यहाँ पर बताइए डी टी से गुना हो जाएगा, तो डी एन इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, और यहाँ पे डी एन, एन हो जाएगा, इधर बाहर आ जाएगा ना, डी टी हो जाएगा। अब एन इधर लाओ तो 1/n। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? डी एन, और बराबर माइनस लैम्डा इंटू डी टी।
अब सोचो शुरू में कितना था, बाद में कितना हो गया, लोअर लिमिट कौन हुआ, शुरू में n नॉट था, बाद में कितना हो गया, n हो गया। तो मान के चलो शुरू में अगर n नॉट था, अब बाद में कितना हुआ, n हुआ, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम 1/n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। शुरू में n नॉट था, बाद में कितना हुआ n, तो वो हिसाब से इधर भी लिमिट दर्शाना होगा, माइनस माइनस, और ठीक है, और इंटीग्रल का चिन्ह दे दिए। अब ध्यान देना निगेटिव लगा है इसलिए लोअर हायर बन जाता है, हायर क्या बन जाता है, लोअर। तो देखो n नॉट नीचे है क्योंकि ये ज्यादा है, n क्या है, कम है। पहले n नॉट था तो टाइम का वैल्यू कितना था, 0, तो हम यहाँ टाइम का वैल्यू कितना लेंगे, 0। कुछ देर के बाद यानी कि यहाँ पे जो कुछ क्षण बाद लिखे हैं, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे t समय बाद क्षय होने पर परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, n हो गई, तो टाइम तो t हो गया ना, इसीलिए ना ऊपर n लिखे हुए हैं। और यहाँ पे माइनस लैम्डा भी बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखाएगा, dt। बोलो क्लियर हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, log n मोड में, अच्छा ऐसे ब्रैकेट दे दो, और ऊपर हायर लिमिट n और नीचे लोअर लिमिट n नॉट। इधर बताओ माइनस लैम्डा t, ऊपर हायर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। अब क्या लिखोगे, log n की जगह पर n माइनस log n नॉट, और यहाँ पे माइनस लैम्डा t हो जाएगा। बोलो क्लियर है, आए? अच्छा ये भाग का नियम लगा दो, log n बाई n नॉट बराबर माइनस लैम्डा t। अच्छा log को जब इधर लाते हैं तो बताओ क्या होता है, log का व्युत्क्रम एक्सपोनेंशियल होता है, तो log इधर आके चेंज हो जाएगा किस चीज में, e में, तो हो जाएगा n बाई n नॉट, इधर log आकर क्या बन गया, e, और जो यहाँ पे था वो पावर बन जाएगा, यानी यहाँ माइनस लैम्डा t हो जाएगा। तो फाइनली n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है हमें ये बताएगा कि n नॉट शुरू में था, अब आपसे हम पूछ दें कि t बराबर 5 साल या 5 सेकेंड बाद परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये है बाद में t समय बाद परमाणुओं की संख्या, क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या। n नॉट क्या है, पहले परमाणु कितने थे, मान लो पहले अगर 1 लाख परमाणु था, उसके बाद आपको क्षय नियतांक सवाल में पहले ही से दे दिया है, कांस्टेंट दे दिया है, ठीक है, और आपसे पूछ दिया कि 5 साल बाद क्या होगा, तो 5 साल के लिए आप यहाँ t का वैल्यू 5 रख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आंसर भी साल के हिसाब से आएगा। बात बुझाया, तो परमाणु की संख्या जो होगी जितनी होगी वो आपको पता चल जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। तो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए और ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव हर तरह के प्रश्न इसमें पूछ देगा। जैसे पूछ देगा सक्रियता का नियम क्या है, तो सक्रियता का नियम आपको बता देना है कि सक्रियता का नियम क्या है, और वो लिख करके ये व्यंजक निकाल देना होगा। बोलो क्लियर हो गया। चलो अब आगे के टॉपिक को समझते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा अर्ध आयु, ठीक है, कि अर्ध आयु क्या होता है, हाफ एज। अब आपसे हम पूछें कि भाई हाफ एज से क्या आप समझते हैं, अर्ध आयु से क्या समझते हैं। तो हाफ एज को समझने के लिए देखिए मान लीजिए कि ये परमाणु में मैंने अभी अभी बताया बाबू लोग कि इसमें परमाणुओं की संख्या टोटल मान लेते हैं कितना है, 100 है। तो इसमें अल्फा बीटा डीके अगर होगा तो परमाणु खराब हो गया, और खराब हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षय हो गया। बात बुझाया। अगर ये क्षय हो जा रहा है तो उस कंडीशन में अब देखिए जैसे ये क्षय हुआ तो क्षय होने के कंडीशन में ये क्षय कितना देर में होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैज्ञानिकों ने एक नियम खोजा, इसमें पता किया क्या कि अगर इस 100 परमाणु, देखो इसका अर्धायु का मतलब क्या है, अगर ये 100 परमाणु है और मान लेते हैं कि 10 साल बाद इसका 50 परमाणु खराब हो गया, कितना दूर परमाणु क्या हो गया, खत्म, खराब हो गया, मतलब विघटित हो गया, तो बचा कितना, समय कितना लगा, 10 साल।
मतलब 50 परमाणु खराब हो गए कितने साल में, तो बचे कितने, 50। बात क्लियर हुआ। तो अब इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या है, ये जो 50 परमाणु बचे हुए हैं ये भी अगर खराब होंगे, ठीक है, तो इनका आधा ही खराब हो पाएगा। जैसे पहले कितना था 100, जब में से 50 वो खराब हो गया तो बचा कितना 50, कितने साल में, 10 साल में। तो उसी कंडीशन में अब देखिए 50 परमाणु बच गए हैं, तो आगे 50 में से 25 परमाणु खराब हो जाएगा, वो भी कितना साल में, 10 साल में। बात बुझाया। फिर आपका 25 परमाणु है तो इसका 12.5 परमाणु खत्म होगा, माने 12 गो परमाणु खत्म हो गया, फिर एगो खत्म हो रहा है, उसको भी कितना समय लगेगा, 10 साल में। तो बात कुछ इस कदर हो गया कि जैसे मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक दीवार है, ठीक है, और इस दीवार को देखा जाए तो ये आपके घर का दीवार है, आप अपने घर पर पहुंचना चाहते हैं, और आपके घर से लेकर आप जो है फिलहाल 32 मीटर की दूरी पर हैं, आप अपने घर से मान के चलते हैं। अगर आप अपने घर से 32 मीटर की दूरी पर हैं तो मैंने आपसे कंडीशन रख दिया कि तुम अपने घर के पास जा करके दीवार के पास इस तरह से जाना है कि हमेशा जब चलोगे तो आधा चलना है, जितना दूरी चल लोगे, तो जैसे दूरी 32 है तो तुमको पहले आधा चलना है, फिर जितना बच जाएगा फिर उसका आधा चलना है, और तब तुम्हें इस दीवार के पास पहुंचना है। ये कंडीशन हम रख दिए। तो बताओ कितना देर में तुम अपने घर पहुंच जाओगे या कब पहुंचोगे, ठीक है। तो मजेदार सवाल ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि 32 मीटर है तो पहले वो चला होगा कितना 16, ठीक है, अच्छी बात है, 16 चल लिया, फिर कितना चलेगा 8 चलेगा, फिर कितना चलेगा 4 चलेगा, फिर कितना चलेगा 2, फिर कितना 1, फिर कितना चलेगा 1/2, 1 का आधा, फिर कितना चलेगा 1/4, फिर कितना चलेगा 1/8, फिर कितना चलेगा 1/16, जीवन भर चलते रह जाएगा। बेचारा दीवार के पास ही है लेकिन अपने घर पर नहीं पहुंच पा रहा है। अजीब बात है, मैथमेटिक्स के इस नियम के अनुसार देखा जाए तो वो जिंदगी भर चलते रह जाएगा लेकिन कभी भी अपने दीवार को वो छू नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, भले ही दीवार के करीब है। क्लियर हुआ। तो यही चीज होती है अर्ध आयु। अर्ध आयु में होता क्या है कि कोई भी परमाणु, अगर जैसे कि इसमें 100 परमाणु है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, यूरेनियम है, तो इसका 50 गो खराब होने में, मान लेते हैं कि इसका 50 गो परमाणु खराब होने में 10 साल समय लिया, तो बाकी 50 10 साल में नहीं होगा, 50 का फिर 25 खराब होगा 10 साल में, फिर बच गया 25 गो, फिर 25 का 12.5 खराब होगा कितना साल में, ऐसा ही होगा। ये गुण पाया जाता है किसमें, रेडियो एक्टिव पदार्थ में। तो अर्ध आयु में हमने देखा कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो हमेशा उसका आधा भाग ही खराब होता है और बराबर समय में खराब होता है। तो हम इसका परिभाषा कैसे बनाना चाहेंगे, क्या हमको इसमें लिखना चाहिए, अगर हम बात करें अर्ध आयु का तो हम क्या लिखेंगे कोई भी किस तरह का पदार्थ, रेडियो या सक्रिय, रेडियो सक्रिय पदार्थ ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है ना। अब उसके बाद खराब होना मतलब विघटन होना, क्षय होना। कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ का विघटन का आधा भाग, रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा भाग, आधा भाग जितने समय में, जितने समय में, जितने समय में क्या लिखेंगे, विघटित होता है, जितने समय में विघटित होता है, ठीक है। तो बताइए उतने ही समय में, उतने ही समय में फिर शेष आधा भाग भी विघटित होता है, उतने ही समय में शेष भाग भी, शेष भाग का आधा भी, शेष भाग का आधा भी विघटित होता है। और यह प्रक्रिया
और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हम कहीं कोई बुक से नहीं लिख रहे हैं, हम तुम्हें बस बता रहे हैं, खुद से डेफिनेशन बना रहे हैं कि कैसे होगा। बात बुझाया? कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ ले लो, उसका आधा भाग जितना समय में खराब होगा, शेष बचेगा ना, उतना ही समय में शेष भाग का आधा, ठीक है, में विघटित होता है, आधा भी विघटित होता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। फिर जो बच जाएगा, फिर उसका आधा उतना ही समय में खत्म होगा, यानी खराब होगा। तब उस समय को क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं, जिसे टी हाफ से सूचित किया जाता है। बोलो, क्लियर हो गया? टी हाफ, नीचे हाफ लिख देंगे, इसे सूचित किया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो, अभी फॉर्मूला तुम पढ़े, शुरू में कितना रहता है? n नॉट परमाणु, अब बाद में कितना हो जाता है? तो बाद में जो n हो जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा t होता है ना। अब मुझे ये बताओ क्या क्या बदलने वाला है। मान के चलो शुरू में n नॉट था, ठीक है, n नॉट का आधा भाग क्या हो गया? n नॉट का आधा भाग 6 हो गया, तो अब बचा कितना? n नॉट बाई 2। तो जो बच गया उसी को ना n बोलते हो, तो n का वैल्यू चेंज हो गया किस चीज में? n नॉट बाई 2 में। पर इसके चेंज होने में टाइम का वैल्यू क्या चेंज हो गया? t हाफ हो गया, t हाफ हो गया, n क्या हो गया? n नॉट। अब ये वैल्यू पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा? n नॉट बाई 2 इक्वल टू n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा, और यहाँ t हाफ। बोलो, लिखाएगा? अब आपको अर्ध आयु का फॉर्मूला पूछ देगा तो इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा। बोलो, n नॉट से n नॉट कट गया। अच्छा, इसको माइनस है तो प्लस करने के लिए क्या करना चाहिए? 1/e का पावर लैम्डा t हाफ लिख सकते हैं। अच्छा, अब तिरछा गुना करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ये e का पावर लैम्डा t हाफ बराबर 2 हो जाएगा। बोलो, एक्सपोनेंशियल को इधर लाओगे तो लॉग बन जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा t हाफ बराबर लॉग 2 बन जाएगा। अच्छा, ये बताओ लॉग 2 का मान क्या होता है? t हाफ बराबर log 2 बट्टा लैम्डा होगा ना। एक तरफ से देखा जाए तो ये हमारा अर्ध आयु का फॉर्मूला हो गया, लेकिन log 2 का मान होता है 693, ठीक है, 0.693। तो t हाफ इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं अगर अर्ध आयु निकालना हो तो। इसके अलावा भी तरीका है जो हम लोग का अपना ठेठ तरीका है, जैसा देगा उसके हिसाब से आधा करते चले जाएंगे। तो अभी इस पर न्यूमेरिकल भी आपको करवा दे रहे हैं कि कैसे इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझो। लिखो एक्टिवता, एक्टिवता या सक्रियता। लिखो, जिस समय में जिस समय में हाँ, जिस समय में जितना विघटन होता है, जिस समय में जितना विघटन होता है उतना ही समय में शेष बचता है। जिस समय में जितना विघटन होता है उतना ही समय में शेष बचता है, उतना ही समय में शेष बचता है। शेष बचे हुए दर को सक्रियता कहते हैं, सक्रियता कहते हैं, सक्रियता कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है, जिसे R
से सूचित किया जाता है? कैपिटल आर, जिसे आर से सूचित किया जाता है। हो गया? देखो अभी अभी तुम लोग थोड़ा देर पहले n बराबर n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा टी पढ़े हो। ये बताओ, ये विघटन का दर था, ये विघटन का दर था। तो अब हम तुमसे ये कहें कि जिस हिसाब से घट रहा है उसी हिसाब से बच भी तो रहा है। बात बुझाया? तो एक घटने वाला और एक बचने वाला, दोनों का रेट देखा जाए तो बराबर होगा, दोनों का रेट बराबर होगा। मतलब जहां हम लोग ये लिखते हैं ना कि माइनस डी एन बाई डी टी बराबर लैम्डा टी, ये लिखते हैं, तो ये जो है घटने का विघटन दर है, एक बचने वाला और एक घटने वाला, ये दो गो चीज है ना जी। तो माइनस डी एन बाई डी टी बराबर लैम्डा टी हम लिखते हैं, लैम्डा टी था कि लैम्डा एन था? लैम्डा एन था, लैम्डा एन था। उसी तरह से हम लोग यहाँ अगर आर लिख दें तो ये शेष जो बचे हुए हैं उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि सक्रियता के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर आर नौ e का पावर माइनस लैम्डा टी, या फिर आप बोल सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा आर। मन करे तो यहाँ आर के जगह पर एन भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला तो सेम रहा ना, खाली सिंबल चेंज हो गया, सब कुछ तो सेम ही रहा, खाली फॉर्मूला चेंज हो गया। अब आपसे इसका यूनिट पूछ दे, एन का यूनिट पूछ दे या आर का यूनिट पूछ दे, ठीक है, तो ये तो संख्या को निरूपित कर रहा है, ये बात समझ रहे हो। तो अब तुमको ये सीधा सीधा इस चीज को याद रखना है कि हमारा आर जो होगा एक्चुअल में, आर का जो वैल्यू होगा वो असल में किसके बराबर होगा? डी एन बाई डी टी के। चूंकि ये शेष बच रहा है इसलिए हम डी एन बाई डी टी लिख रहे हैं। तो अब हम आपसे पूछें कि बताओ कि सक्रियता किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे कहिए कि विघटन के दर को ही हम क्या कहते हैं? सक्रियता कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके मात्रक की बात की जाए तो ऐसा ही मात्रक देखो क्या है, ऐसा ही मात्रक जो होगा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये 6 को बताएगा n, तो हम क्या लिखेंगे 6, 6 को हम विघटन भी बोल सकते हैं ना, तो विघटन प्रति में सेकंड लिख सकते हैं, विघटन प्रति सेकंड, एस लिख देंगे तो बुझा जाएगा, विघटन प्रति सेकंड। इसे बेकुरल कहा जाता है, सिंबल हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल टी, बेकुरल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सक्रियता का मात्रक क्या होता है, सक्रियता या एक्टिवता का मात्रक बेकुरल होता है। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा अब सुनो, इसका कुछ और सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो उस बात को ध्यान में रखना, ये सब याद रखना है। देखो सक्रियता के अन्य मात्रक, ठीक है। अभी अभी तुमने देखा कि बेकुरल जो होता है, बेकुरल जिसे हम बेक्यू बोलते हैं, यह बेकुरल किसके बराबर होता है? तो विघटन प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम बेकुरल में टोटल 3.7 गुने 10 के पावर 10 बेकुरल लिख दें, टोटल इतना बीक्यू लिख दें, ठीक है, तो इसको एक क्यूरी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए एक क्यूरी बराबर कितना? 3.7 गुने 10 के पावर 10 बेकुरल होता है, ठीक है, या यहाँ पे विघटन प्रति सेकंड बोल सकते हैं। अगर हम केवल 10 का पावर 6 बेकुरल लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको एक रदरफोर्ड कहा जाता है। तो एक रदरफोर्ड बराबर क्या होता है? 10 के पावर 6 बेकुरल। अब सुनो 10 के पावर 6 है, अगर मैं यहाँ पे 10 के पावर 6 का यूज करूं तो बोलो एक क्यूरी बराबर क्या होगा?
3.7 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 10 के पावर 6 को 10 के पावर 4 गुना 10 के पावर 6 लिख सकते हो, तभी ना 6 और 4 क्या हो जाएगा? 10। तो 4 को छोड़ दिया, लेकिन 10 के पावर 6 को क्या लिख सकते हो? रदरफोर्ड लिख सकते हो, क्योंकि रदरफोर्ड का वैल्यू कितना है? तो हम बोल सकते हैं कि 1 क्यूरी कितना रदरफोर्ड के बराबर होता है? 3.7 गुने 10 के पावर 4। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका आता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखो, अब तुमको जानना है औसत आयु। छोटा छोटा टॉपिक है, इसको कर लेते हैं। औसत आयु, या इसको आप बोल सकते हैं माध्य आयु। बहुत ही सिंपल, जो आप अर्ध आयु पढ़े हैं ना, अर्ध आयु, बस उसी को उल्टा कर दीजिए। अर्ध आयु के व्युत्क्रम, अर्ध आयु के व्युत्क्रम को औसत आयु या माध्य आयु कहते हैं, जिसे कैपिटल टी या टॉर्क से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो बताओ, टी हाफ का फॉर्मूला अभी भी क्या पढ़े हो? टी हाफ का फॉर्मूला अभी भी पढ़े हो ना जी? 0.693 बाई लैम्डा, ये पढ़े हो। तो अब आपको क्या चाहिए? औसत आयु, और औसत आयु का सिंबल क्या है? टॉर्क या टी। तो टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। 1/t हाफ हो जाएगा। टी हाफ को वैल्यू रखो यहाँ पे, तो टॉर्क इक्वल टू 1/0.693 बाई लैम्डा। तो पलट दोगे तो टॉर्क इक्वल टू लैम्डा बाई 0.693। अब यहाँ क्या छिपा हुआ है? 1। तो 1 में तुमको भाग देना है कितना से? 0.693, और इंटू में लैम्डा। तो तुम इसको भाग दे दोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, भाग देने पर 1.4428, 1.4428 लैम्डा। ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा? टॉर्क का। क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस पर एक सवाल बना लेते हैं, लिखिएगा। आंकिक प्रश्न में जैसे क्वेश्चन है कि लिखिएगा, लिखेंगे कि पोलोनियम की अर्ध आयु, लिखिए पोलोनियम, पोलोनियम की अर्ध आयु, अर्ध आयु 140 दिन है, 140 दिन है। पोलोनियम की 16 ग्राम मात्रा में, पोलोनियम की 16, पोलोनियम की 16 ग्राम मात्रा में 15 ग्राम का विघटन, 15 ग्राम का विघटन, 15 ग्राम का विघटन कितने समय में हो जाएगा? कितने समय में हो जाएगा? देखो, तो नॉर्मल इसमें तो एक ही नियम मेन होता है, वो होता है कि खराब होना, विघटन होने का दर। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हाफ एज जो होता है वो ये बताता है कि कोई भी चीज आधा खराब हुआ तो कितना समय में खराब हुआ। जैसे आप पढ़िए, अर्ध आयु कितना है? तो जितना भी दिया गया है, टोटल पोलोनियम कितना है? तो इससे सीधा साबित होता है कि 16 के आधा कितना होता है? 8 ग्राम खराब हो जाएगा। कितना देर में?
तो इस चीज को हम लिख लेते हैं कि 16 ग्राम पहले था, खराब हो गया कितना दिन में, सॉरी हाँ 140 दिन में ये खराब हो जाएगा कितना ग्राम। भाई कितना खराब कर देना है, 15 ग्राम खराब करते चलो, 8 ग्राम खराब कर लिए, और करो, बचा कितना, 16 में 8 खराब हो गया तो 8 नु बचा। चल 8 ग्राम में फिर कितना खराब करेगा, कितना दिन में, 140 दिन में कितना ग्राम खराब हो गया, 4 ग्राम। कितना खराब कर ले सब, 12 पूर गया है, 15 पर आ जाएंगे तो रुक जाएंगे, कहे कि 15 ही ना पूछ रहा है। फिर 4 ग्राम में कितना खराब करेगा, 8 में 4 खत्म तो 4 ना बचा, तो 140 दिन लगेगा, फिर से 2 ग्राम खराब हो गया, कितना कर लिया, 14, तो फिर 2 कितना बच गया, 2 ग्राम बच गया, में कितना ग्राम खराब होगा, कितना 140 दिन में होगा, कितना ग्राम, कितना पूरा लिया सब, तो जोड़ के 15 ग्राम हो गया, समय जोड़ कितना हुआ, 256 दिन का था वो, और बहुत जोड़ ले लेते, टोटल समय, कुल समय कितना, कुल समय 560 दिन, आंसर हो गया। बोलो बुझा गया कि नहीं, छापो, सूत्र पर काहे बनाएगा, जब यहाँ बन गया तो बना दे, सूत्र पर बना दे, सूत्र पर हुआ आंसर। इसका सूत्र बताइए नहीं किए हैं तो कैसे बनाएगा, चलो याद दिलाना इसका सूत्र कल बताने के लिए। क्या हुआ, खत्म हो गया, बंद हो गया, वीडियो कल लोड होगा सब, आज वाला नहीं होगा लोड, आए वेक्टरों वाला कल नहीं हुई, अब आए लोड करे वाला गायब बैठे, हमारा भी टाइम बाना, तू कर देबा, और डाटा कहाँ से आई, ते लोड करबे जानते रहे, कई जीबी के वीडियो बना तो मालूम हो, एगो वीडियो 6 जीबी 7 जीबी का होता है, तो तुम लोड करेगा ना तो तुम्हारा लगेगा 6 जीबी 7 जीबी एगो वीडियो पर, हम लोड करेंगे तो सिर्फ 500 MB में सारा वीडियो लोड हो जाएगा। तो वही बात है, मेरा टेक्नोलॉजी अलग है और तेरा टेक्नोलॉजी अलग है, मैं अपने टेक्नोलॉजी से लोड करूंगा तो कम पैसा में कम खर्चा में बेस्ट क्वालिटी आते, ज्यादा पैसा में बेस्ट क्वालिटी, दोनों में फर्क है कि नहीं, यही बात है। हम लोग वीडियो को पहले कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद यूट्यूब पर डालते हैं, कोडिंग तो बुझाता नहीं है भाई, कोडिंग क्या होता है, अब जिसको कोडिंग सिखाया गया है वही गायब है, अब हम कोडिंग करने बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, अब उसमें टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए सारा वीडियो कल लोड होगा।